हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप दिन भर होली खेल चुके होंगे और देखिए हमने भी होली खेल लिया है और अब पूरे अबीर गुलाल के साथ आपके लिए रंगीन क्लासेस, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और आपका फेस्टिवल हो या कुछ हो, लेकिन पढ़ाई का जो आपने जो टाइम टेबल बनाया है वो मिस नहीं होना चाहिए। और जैसा हम भी मिस नहीं कर रहे हैं, आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का हमने प्रॉमिस किया था। तो होली रहे या कोई भी फेस्टिवल रहे, वो भी मनेगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। तो चलिए फिर से हर दिन की तरह आज होली में भी हम लोग रंगों के इस त्योहार में भी अपने पढ़ाई को भी रंगीन बनाते हैं और आज एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। शानदार प्रैक्टिस सेट यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका एग्जाम डेट कब है, 16 और 17 अप्रैल। ये एग्जाम डेट चेंज नहीं होने वाला। अगर आप इस ख्वाब में है कि एग्जाम डेट फिर बदल जाएगा, तो जी नहीं, एग्जाम डेट आपका नहीं बदलने वाला है। अब इसी डेट को आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा। इसी डेट को आपको एग्जाम देना है 16 और 17 अप्रैल को। 1017 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। और बिल्कुल जो जीएस मॉडल पेपर बनाएंगे हम लोग, वो जीएस पेपर 1 के यूनिट 6 का रहेगा। यूनिट 6 का सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, यूनिट 6 में आखिर है क्या। तो ये देखिए यूनिट 6 का सिलेबस आ गया आपके सामने, ये जीएस पेपर 1 का। और इसी में जब आप यूनिट 6 जाइएगा, यूनिट 6 जो कि आपका लास्ट है, सिलेबस का सबसे लास्ट है यूनिट 6। यूनिट 6 में अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस, जो हमारा कैसे इंडियन पॉलिटी जो सिलेबस का भाग है, उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। और इंडियन पॉलिटी में हमने प्रस्तावना से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट को बना लिया है। आज हम लोग मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ एक सेट को बनाएंगे। और जी हाँ, अगर आप यहाँ पर, मैंने पहले ही कहा रखा है, जिन बच्चे का स्कोर 80+ आ रहा है, 80% से ज्यादा स्कोर सही हो रहा है, उनका जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल इसी रेंज का रहेगा, इसी से मिलता जुलता सवाल रहेगा। क्योंकि मैं जो एक सवाल देता हूं ना, वो 3-4 सवाल के बराबर है। क्योंकि वहां पे इस प्रकार की चीजें हमने सवाल में डाल रखी है कि अगर आपको 2-3 चीजें याद नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। यानी एक सवाल बनाते हैं, 3-4 सवालों का एक्सरसाइज आपके दिमाग में होता है, तो सवाल इसी पैटर्न पे आएगा। तो चलिए यूनिट 6 का एक सेट बनाते हैं, जहां पे हम लोग फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार को देखेंगे। और ये हमारा पहला प्रश्न आप सभी के लिए पहला प्रश्न है ना। और चलिए 80% से ज्यादा स्कोर कीजिए और अपने होली को रंगीन बनाइए। और इसी होली के शुभ अवसर पर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। और बिल्कुल इस बार नहीं कहते कि गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में, तो जी हाँ, गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। पेपर 1 में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के किस भाग में है? भाग 2, 3, 4 या 6? हमारे संविधान में कितने भाग हैं? आप ये कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं, ये आप बताइए कमेंट करके। और ये जो हमारा संविधान है, अलग अलग भाग में अलग अलग चीजों का प्रोविजन दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों का प्रोविजन किस भाग में दिया गया है, ये सवाल है। तो मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है, फंडामेंटल राइट भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल आप सभी के लिए। प्रारंभ में जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी हम बोल रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय कितने मूल अधिकार थे? उस समय हमें कितने फंडामेंटल राइट मिले हुए थे? और यहाँ पूछा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। हालांकि एक मौलिक अधिकार की कटौती कर दी गई है, उस मौलिक अधिकार को सरकार ने हमसे छीन लिया है। वर्तमान में हमारा जो मौलिक अधिकार एक कम है। तो उस समय कितना था? उस समय पूछ रहा 7, 4, 6, 5। तो उस समय आपका 7 मूल अधिकार था, है ना। 7 मूल अधिकार था, एक हमारा छीन लिया। तो वर्तमान में पूछा जाए कितना है, तो वर्तमान में 6 है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हमें है? 6। पहले कितना था? 7। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ज्यादा समय नहीं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व करना है, ये हमारा टारगेट है। ताकि आपका अपना जो सेल्फ स्टडी वो भी चले, होली है, त्योहार है, वो भी चले, बाकी सारा काम चलते रहे। और एक सेट को भी बना लेंगे, माइंड फ्रेश हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है सेट को बनाने से। तो चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? किस पर यह सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का मौलिक अधिकार बनी रहे, ये लागू बनी रहे, है ना, ये व्यवस्था चलती रहे, ये किस पर दायित्व है? उच्चतम न्यायालय पर यानी सुप्रीम कोर्ट पर, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट पर, या उपयुक्त दोनों पर, या भारत के
मुख्य न्यायाधीश पर। किस पर है ये? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व आपका हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर है। तो यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों पर है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पे हो गया? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पे हो गया। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका अगला सवाल। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऐसे मौलिक अधिकार आपका जो है ना वो कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार कभी भी आपका खत्म नहीं किया सकता है, चाहे कोई भी सरकार रहे, कुछ भी कोई भी पद रहे, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है ना, कुछ समय के लिए उसे निलंबित किया जा सकता है। तो ये मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का दायित्व किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय को। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का यानी सस्पेंड करने का कुछ दिनों के लिए यह अधिकार वन एंड ओनली हमारे प्रेसिडेंट को है और किसी को नहीं है, और वो भी परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए। और ये कब होता है? जब देश किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में हो, ठीक है, देश में इमरजेंसी लगी हो, उस समय किया जा सकता है ये, है ना, आंशिक समय के लिए। तो निलंबन कौन कर सकता है मौलिक अधिकारों का? तो भारत के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग से है? ये हमारे संविधान से जुड़े हुए आर्टिकल है, ये हमारे संविधान से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। जैसे आपका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19। तो ये तीन है ना एक जैसे हैं, तीन आर्टिकल जो है ना एक जैसे, एक आपका अलग है, एक आपका डिफरेंट है, भिन्न है। तो कौन सा अलग है ये पूछा जा रहा है। आर्टिकल 14 क्या है हमारा? समता का अधिकार, जो हमारा भारतीय संविधान का मूल अधिकार है पहला वाला, वो कब से कहां तक है? आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट है? समता का अधिकार, समता का अधिकार है, ठीक है, समता का अधिकार। ये हमारा 14 से 18 तक हमारा समता का अधिकार है। तो आप यहां पर देखिए आर्टिकल 14 भी है, ये समता के अधिकार में आ जाएगा, समता के अधिकार में ये भी आ जाएगा। आर्टिकल 15 है तो ये भी इसी में आ गया, आर्टिकल 16 इसी में आ गया। लेकिन आर्टिकल 19 है ना, इससे आउट हो गया ना, इससे डिफरेंट है, वो अलग है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में चला गया। तो अलग कौन है? अलग आपका डी नंबर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ये भिन्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? जो हम बात कर रहे थे कि हमारे एक मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया है, सरकार के द्वारा उसे हटा दिया गया, तो वो कब हटाया गया आपसे पूछा जा रहा है। जो हमारा मूल अधिकार हटाया गया था उस मूल अधिकार का नाम क्या था? संपत्ति का अधिकार। पहले था कि हमें अपने संपत्ति पर भी हमारा मूल अधिकार था, लेकिन अब आपकी संपत्ति से सरकार क्या होता है कि रोड बनेगा, रेलवे का लाइन बनेगा, तो आपके घर को, आपके जमीन को सरकार ले लेती है। पहले सरकार नहीं ले पाती थी, इससे क्या होता? डेवलपमेंट का काम सरकार का रुक जाता था। इसीलिए सरकार ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया। तो ये खत्म कब किया? मौलिक अधिकारों को कब खत्म किया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो क्यों समाप्त किया गया तब तक हम बात कर लेते हैं, और बाद में आप ऑप्शन तब तक चूज कीजिए। संपत्ति के मूल अधिकार को इसलिए समाप्त किया गया ना, मान लीजिए एक बड़ा सा रोड बनना है, ठीक है, 50 किलोमीटर का, उसमें 49 लोगों का जमीन है, तो 49 लोगों ने दे दिया, ठीक है, सॉरी 50 लोगों का जमीन है, 49 लोगों ने दिया, एक आदमी ने कहा कि हम अपना जमीन नहीं देंगे, उसके चलते रोड का काम रुक जाता था। रोड का काम रुक जाता था क्योंकि संपत्ति का अधिकार उसका मौलिक अधिकार का था, और मौलिक अधिकार कोई किसी का छीन नहीं सकता है ना, न सरकार न कोई संस्था। मौलिक अधिकारों को का हनन नहीं हो सकता है, मौलिक अधिकारों को हनन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सरकार को अपने जो डेवलपमेंट के काम थे ना उसमें दिक्कत हो रहा था, इसीलिए अंततः निर्णय लिया गया संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार मानेंगे, लेकिन इसको मौलिक अधिकार नहीं मानेंगे, इसको बस वैधानिक अधिकार मान सकते हैं, और इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आपका संपत्ति पे आपका हक है, आपका कानून है, लेकिन ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं। जहां सरकार सामने आएगी, सरकार चाहेगी नहीं आपका घर का अधिग्रहण करेंगे तो वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मुआवजा दिया जाएगा, जो दाम है वो दिया जाएगा। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा,
1982 में 16वें संशोधन के द्वारा, 1973 में 31वें संशोधन के द्वारा, या इसमें से कोई नहीं। तो ये आपका 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार आपका है, लेकिन वो मूल अधिकार के रूप में नहीं है, हमारा एक वैधानिक अधिकार के रूप में। तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकार में संशोधन करने में, मौलिक अधिकार में अगर कुछ संशोधन करना हो, यानी कर सकते हैं मौलिक अधिकार में कुछ बदलाव करना हो, तो कौन कर सकता है? ये अधिकार किसको है? ये अधिकार संशोधन का किसको है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संसद को। तो आप यहां बेसिक समझिए, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? संसद को है, विधायिका को है। उसके बिना कोई भी हमारे संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। तो मौलिक अधिकार भी संविधान का ही पार्ट, हमारा पार्ट 3 में है। तो मौलिक अधिकारों को भी संशोधन करने का अधिकार किसको मिलेगा? संसद को ही मिलेगा। तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार या मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार, ये सारा अधिकार आपके भारतीय संसद को ही है, पार्लियामेंट को है, जहां पे आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? भारत का कौन सा जो संविधान का अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है, यानी उसको हटाने का प्रावधान करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषेध करता है? जैसे पहले हमारे से बहुत सा छुआछूत था। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी है ना, कि ये आदमी अगर यहाँ पानी छू दिया, ये पानी नहीं पिएंगे, छुआ गया। ये अगर तालाब में है, वहां स्नान कर लिया, और उस तालाब में कोई स्नान नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का छुआछूत, अगर आपका घर आ गया, पूरा घर को धोना पड़ेगा। जो निचली जाति आती है उसके साथ छुआछूत का व्यवहार पहले होता था। तो ये आजादी के पहले इस प्रकार की चीजें थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया बना, तो इंडिया हमारा कह सकते हैं आजादी मिला भारत को, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इसको उन्मूलित कर दिया, यानी इसको हटा दिया गया कि नहीं, इस प्रकार की चीजें अगर होगी तो उसको अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया कि नहीं, अगर कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, किसी से छुआछूत भेदभाव करता है, तो वह हम बड़ा अपराध होगा। और इसको फंडामेंटल राइट में शामिल कर लिया गया कि आप उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कोई निचली जाति का, उसको अगर जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते कोई गाली देते हैं, तो वो उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल ऐसा प्रावधान करता है, ये पूछा जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषेध करता है? तो कौन सा है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 एंड आर्टिकल 15। ये आपका होगा आर्टिकल 17, बी नंबर। आर्टिकल 17 इस प्रकार के चीजों को निषेध करता है। अगर किसी आप निचली जाति के, जिसको कि पहले अछूत अस्पृश्य माना जाता था, अगर उसके साथ आप अनटचेबिलिटी वाला बिहेव करते हैं, छुआछूत का बिहेव करते हैं, तो फिर आपके साथ वो आर्टिकल 17 का प्रयोग करके कोर्ट जा सकता है कि उसने मेरे मूल अधिकारों का हनन किया है, और मूल अधिकारों का हनन पर फिर आपको बड़ा ही पनिशमेंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया? बी। अगला प्रश्न आपके लिए, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 25 to 30। तो किन अनुच्छेदों में, किस आर्टिकल में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है आर्टिकल 23 और 24 में है। ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं जिक्र नहीं है।
है ना, प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं स्पष्ट जिक्र नहीं है, लेकिन कहीं पर इनडायरेक्टली प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मतलब प्रेस स्वतंत्र है, प्रेस को फ्रीडम मिलना चाहिए। तो ये डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली मिला हुआ है। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19, 21 या आर्टिकल 20 या 22? स्वतंत्रता का अधिकार हमारा कौन सा है? आर्टिकल 90 से 22। तो आर्टिकल 19(1), अगर और ज्यादा अंदर जाए हम तो आर्टिकल 19(1) है ना, आर्टिकल 19(1) ये हमें प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित इसको हम लोग मानते हैं, है ना। वाक, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी आप प्रेस की स्वतंत्रता नहीं लिखा गया है, इसमें क्या लिखा है ना, आर्टिकल 19(1) में इसको बोल सकते हैं आप, इसमें लिखा है वाक, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपनी बातों को रख सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, अपने विचारों को रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं किसी भी के भी खिलाफ, चाहे इंडिया में किसी भी बड़े पद पर हो, किसी बड़े संस्था के खिलाफ आप बोल सकते हैं। ये आपका आजादी है और प्रेस वाले इसी आजादी का उपयोग करते हैं। इनडायरेक्टली यहां नहीं लिखा है भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के तहत दी जा रही, ये नहीं है, सीधे लिखा वाक, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, समाहित है, ठीक है। और प्रेस वाले इसी आर्टिकल का उपयोग करते हैं। आपसे सिंपल पूछा जाएगा, भारत में पत्रकारिता को जो स्वतंत्रता मिली है वो किस आर्टिकल के तहत मिली है? तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिली हुई, ठीक है। या सिंपल से अगर इस प्रकार का रहेगा, आर्टिकल 19 के तहत मिली हुई है। इसके तहत टोटल अभी वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई है। इसके तहत वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं मिली है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई है। ये क्या सेटिंग हो गया भाई? इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें कहां से मिली है? आर्टिकल 19 के तहत। तो ये आप सभी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट रहा। आप कमेंट करके बताइए आप कितना आंसर आज के इस प्रैक्टिस सेट में सही कर रहे हैं। अगर आप 8 से एबव कर रहे हैं, है ना, 8 कर रहे हैं ये तो भी चलेगा, 9 कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का 10 हो रहा है तब तो आप एक्सीलेंट है, किसी का 10 भी हो रहा है। अगर आप ईमानदारी से मेरे आंसर बताने से पहले आंसर कर पा रहे थे और आपका अगर इतना सही हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। आप सभी को एडवांस में पेपर 1 में जबरदस्त स्कोर करने के लिए मैं बधाई दे दूंगा कि पेपर 1 आपका तगड़ा स्कोर होगा। पेपर 1 में आप पेपर 2 की तैयारी कीजिए और ऐसे ही सेट आपको मिलते रहेगा एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी। और आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज है और खुशखबरी है होली के दिन कि आपको मैंने पहले ही प्रॉमिस किया है, लास्ट 20 डेज जब एग्जाम का रहेगा आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप पर फुल लेंथ 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जहां 6 यूनिट दिए गए वहां पर 6 यूनिट का प्रश्न रहेगा। और इस 20 प्रैक्टिस सेट को अगर आप बना लेते हैं ना तो आपका प्रश्न वहां से ही लड़ जाएगा, आपको वहां से बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा। आप अगर जीरो कुछ भी आपकी तैयारी नहीं है तो वो आप 20 प्रैक्टिस सेट लास्ट में कर लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 का जो ऐप है प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको डाउनलोड करके वहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, वो लास्ट 20 डेज बिफोर, यानी आपका एग्जाम कब है? 16। ये आपको हम 25 मार्च से उपलब्ध करा देंगे। 25 मार्च के बाद आप सीधे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वो जो 20 प्रैक्टिस सेट है उसको आप बना लीजिएगा। आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। इसके पहले आप जो किए वो तो किए ही, अगर इसको लास्ट में बना लेते हैं तो वो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा, ऐसे 10 क्वेश्चन का नहीं रहेगा। उसमें पूरे सिलेबस, इंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स को भी डाला जाएगा। तो उस प्रैक्टिस सेट को जरूर बनाइएगा। इसके लिए प्ले स्टोर में जाना है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप आपको वहां पे सर्च करना है, पूरा नंबर 1 लिखना है, NUMBER ONE1, है ना, इस प्रकार का लिखना है। वहां डिजिट नहीं डालना है, NO लिख के 01 दीजिएगा, नहीं आएगा। एग्जाम फाइटर NUMBER एन, है ना, नंबर हो गया, फिर ONE1 इस तरह लिखना है। तो फिर ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहां पर जो आप टेस्ट वाला ऑप्शन है वहां पे आपको 20 सेट प्रैक्टिस सेट का मिल जाएगा यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप चाहते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं कंटेंट ऐप पर आते ही आपको इन्फॉर्म कर सकूं और आप प्रैक्टिस सेट को बना सकें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी होली टू ऑल।